हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और एक ना एक दिन आप फ्लैपी बर्ड इस गेम के अराउंड तो श्योरली आए होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि जिस गेम से आप इतने एडिक्टेड हुए थे, उस गेम को बनाने के लिए इसके गेम डेवलपर डोंग गुयेन को सिर्फ 2 दिन लगे थे। यस, यू हर्ड दैट राइट, सिर्फ 2 दिन, और उतने में ही बन गया ये ओवरनाइट एक वर्ल्ड वाइड हिट। वेल, रातों रात हो गया फेमस ये गेम कुछ इस तरह कि न्यूज़पेपर्स में, पोस्टर्स में, बिलबोर्ड्स पे, जहां पर देखो हर जगह पर डोंग को बस अपना नाम या फिर फ्लैपी बर्ड का नाम ही नजर आ रहा था। बट यहां पर आप जरा सोचो, एक लोअर मिडिल क्लास इंसान जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी रोजाना का अफोर्ड कर सकता था, वो रातों रात मिलियनर्स की लिस्ट में शामिल हो गया, रोजाना का $50,000 कमाने लग गया। टू गुड टू बी ट्रू, राइट? नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज ऑल दिस केम विद अ कॉस्ट। इस गेम में मिले फेम के साथ साथ कुछ नेगेटिव कमेंट्स और रिव्यूज भी आने लगे, और ये रिव्यूज और नेगेटिव कमेंट्स कुछ अलग टाइप के थे। इन नेगेटिव कमेंट्स के बाद अगर कुछ फॉलो किया तो वो थे थ्रेट कॉल्स, या तो हम तुझे मार देंगे या तो हम खुद की जान ले लेंगे। वेल, ऐसा क्यों होने लगा? डोंग ने इसके बाद बस एक काम किया, वो ग्लोबल मीडिया के सामने आया और उसने सभी को प्लीड किया कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं बनना है फेमस, और अगर आप सभी ने ऐसा नहीं किया तो मैं गेम को ही डिलीट कर दूंगा। सो अब बात यहां पर यह आती है कि इस फेम के साथ ऐसा क्या मिला डोंग को कि उसकी जिंदगी इतनी मेंटली टर्बुलेंट हो गई? आखिर ऐसा क्या था इस गेम में? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सो कहानी को हमें एकदम बिगिनिंग से शुरू करना पड़ेगा, डोंग गुयेन के वो नॉट सो परफेक्ट बिगिनिंग से। सो कहानी की शुरुआत होती है डोंग गुयेन नाम के एक बच्चे के जन्म से इन वैन फुक विलेज इन हेनोई इन वियतनाम। अब जितने खुश डोंग गुयेन के माता पिता थे उसके जन्म को लेकर, उतना ही अफसोस उन्हें इस बात का भी था कि क्या वो अपने इस बेटे के परवरिश के लिए पैसे जुटा पाएंगे। वो एक गरीब परिवार को बिलोंग करता था, जिनके लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल था। पर गरीबी की मार खाने के बावजूद गुयेन के माता पिता उसे हर चीज देना चाहते थे जो उसको खुशी दे सके। और क्योंकि उस वक्त वियतनाम में गेमिंग ट्रेंड जोरों शोरों से चल रहा था, गुयेन के माता पिता ने उसे खुश करने के लिए सुपर मारियो ब्रदर्स गेम ला कर दिया। ये वो गेम था जिसने डोंग की जिंदगी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, लेकिन ये वो गेम भी था जिसने उसकी जिंदगी को शायद बाद में बर्बाद कर दिया। वजह, वेल, इस गेम के हाथ में आते ही दिन क्या और रात क्या, गुयेन को इस गेम का एडिक्शन ऐसा लगा कि उसने खाना पीना तक भुला दिया। बट क्वाइट इंटरेस्टिंगली, डोंग सिर्फ इस गेम से एडिक्ट ही नहीं हुआ, बल्कि उसने इस गेम से इंस्पिरेशन भी लिया, ठीक ऐसा ही अपना खुद का एडिक्टिव गेम बनाने की। लेकिन जो घर दिन रात की रोटी जुटाते अपने दिन काटता था, वो गेम डेवलपिंग कोचिंग की फीस कहां से अफोर्ड कर सकता था? लेकिन उस वक्त जमाना बदल रहा था बॉस। इंटरनेट पर सारा इंफॉर्मेशन आपको रेडिली अवेलेबल होना शुरू हो रहा था, और यही इंटरनेट फिर डोंग का साथी बना। घर से मिलने वाले कुछ चंद पैसों को जोड़कर उसने इंटरनेट कैफे में गेम डेवलपिंग सीखना शुरू कर दिया, और वो भी उसने इतना मन लगाकर सीखा कि 16 साल की उम्र में उसने अपना ऑनलाइन चेस गेम डेवलप कर लिया। अब हालांकि ये गेम मार्केट में चला नहीं, पर इस गेम ने डोंग को सोल राइजिंग और सैंगोकुशी रॉयल जैसे गेम्स बनाने वाले गेमिंग स्टूडियो पंच एंटरटेनमेंट में इंटर्नशिप जरूर दिला दी। अब ये दुनिया डोंग के लिए बिल्कुल नई थी। इनडायरेक्टली देखे तो वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुका था जहां उसके जैसे एस्पायरिंग गेम डेवलपर्स वहां पर थे, और वो नए नए अमेजिंग आइडियाज टेबल पर लाते थे। वहीं पर डोंग एक इंटरेस्टिंग चीज के अराउंड आया जो उसने पहले ना कभी देखी थी और ना ही कभी सोची थी। ये चीज थी आईफोन। पर आईफोन को देखने के साथ ही उसने ये भी नोटिस किया कि टच स्क्रीन फोन के सभी गेम्स बहुत ही क्राउडेड होते हैं, जिन्हें खेलने के लिए लोगों को अलग से वक्त निकालना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप एंग्री बर्ड जैसे गेम को ले लो, जिसे एक हाथ से नहीं खेल सकते हैं, इसके ग्राफिक्स भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। डोंग को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि गेम को सिंपल होना चाहिए, जिसे आप एक हाथ से भी खेल सको और दूसरे से में भी अपना काम कर सको। तो बस इसी लूप होल को मिलते ही डोंग को यह पता चल गया कि अब उसे क्या करना है। इस तरीके से इजाद हुआ फ्लैपी बर्ड, इस गेम का कॉन्सेप्ट जो अभी तक उसके सिर्फ माइंड में था। ग्राफिक्स इस गेम में क्राउडेड नहीं रहने वाले थे और गेम ऐसा बनने वाला था कि जो एक फिंगर से खेला जा सके। अब उस आइडिया को अपने माइंड से निकाल कर बस एग्जीक्यूट करना बाकी था। अब कहते हैं ना, आइडियाज आर चीप। आइडियाज तो किसी को भी आ सकता है। इनफैक्ट आपको जो आइडिया आ रहा है वो उसी वक्त सेम टाइम में दुनिया में 3 और जनों को भी आ रहा है ऑन एन एवरेज। ऐसा कहा जाता है एग्जीक्यूशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एग्जीक्यूशन में अच्छे अच्छे लोगों को भी अपनी नानी याद आ जाती है। बट यहां पर ट्रस्ट मी,
ये गेम बन के एग्जीक्यूट हो गया सिर्फ 2 दिनों में। वेल, अगर आप इस गेम को देखोगे तो इस गेम में बस 2 ही चीजें, एक द पाइपलाइंस और दूसरा द बर्ड। स्क्रीन को टैप करोगे तो बर्ड उड़ेगा और अगर टैप करना छोड़ दिया तो बर्ड नीचे गिरेगा। एंड या दैट वाज अबाउट इट। ये गेम दिखने में कितना सिंपल था और खेलने में तो और भी सिंपल, बट क्या इस गेम को मास्टर करना उतना सिंपल था? वेल, नॉट दैट सिंपल, राइट? और ऐसे गेम्स को मास्टर करने के चक्कर में हम हमारा मेजॉरिटी टाइम डिजिटल स्क्रीन्स के सामने बिता देते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अ डेटा, एक एवरेज इंडियन 4.4 आवर्स पर डे स्क्रीन के सामने बिताता है इंस्टेड ऑफ 2 आवर्स विच इज रिकमेंडेड। अब हो सकता है कि डेटा आप पर लागू नहीं होता, लेकिन रिसेंटली डिजिटल स्क्रीन यूसेज का डेटा ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है और इससे होने वाले प्रॉब्लम से हम सब पहले से ही वाकिफ है। स्क्रीन से निकलने वाले ब्लू लाइट की वजह से होते हैं हेडेक्स, आई स्ट्रेन और पुअर स्लीप एक्सपीरियंस। आई नो अब दुनिया डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर है, स्क्रीन टाइम तो बढ़ेगा ही। सो स्क्रीन से होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप स्क्रीन टाइम को रिड्यूस नहीं कर सकते, वरना आपका करियर इफेक्ट करेगा। और इसीलिए यहां पर एक ब्रिलियंट सोल्यूशन लेकर आया है इंटेलिलेंस। इंटेलिलेंस के ग्लासेस में एडवांस CR39 ब्लू कट लेंसेज यूज होते हैं, जिनमें एंटी ग्लेयर और एंटी रिफ्लेक्शन के लिए कोटिंग की गई है। साथ ही ये अल्ट्रा लाइट है और अल्ट्रा ड्यूरेबल भी। ये ड्यूरेबल TR90 फ्रेम्स के साथ बने हैं दैट गिव्स यू मैक्सिमम कंफर्ट एंड दीज लेंसेज फिल्टर आउट 100% ऑफ हार्मफुल ब्लू लाइट एंड UV 400, जिसके कारण आपकी आंखों पर कोई स्ट्रेन नहीं आता। सो अब आप भी घंटों तक अपने काम के लिए स्क्रीन के सामने बैठ सकते हो विदाउट डैमेजिंग योर आई। स्टर्डी और अल्ट्रा ड्यूरेबल फ्रेम्स के साथ इंटेलिलेंस में मल्टीपल यूनिसेक्स डिजाइन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जिससे आप अपना मनपसंद फ्रेम चूज कर सकते हो। तो रुके क्या हो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, इंटेलिलेंस के आईवेयर चेकआउट करो और अपने आई प्रोटेक्शन पर अभी से ही ध्यान देना शुरू करो। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। और यहीं पर अनकॉन्शियसली ले डाउन हो चुके थे साइकोलॉजिकल एडिक्शन के ग्राउंड रूल्स। फाइनली 2013 में डोंग ने फ्लैपी बर्ड को एप्पल ऐप स्टोर पर लॉन्च किया, सो दैट जिसके पास फोन है वो सभी उस गेम को स्टोर में देख सके। लेकिन यहां पर गेम को लॉन्च करने के बाद डोंग से एक भूल हो गई। आप खुद सोचो, आप जब एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? मार्केटिंग, राइट? उस गेम को मार्केट करना, उसे लोगों के सामने लाना। बट डोंग को तो मार्केटिंग का एम तक नहीं आता था। प्लस जब डोंग ने फ्लैपी बर्ड लॉन्च किया था तब ऑलरेडी मार्केट में एक गेम लॉन्च वॉर चालू था। तब ऐप स्टोर पर और गूगल प्ले स्टोर पर रोजाना के करीबन 100 न्यूली डेवलप्ड गेम्स लॉन्च हुआ करते थे और इसीलिए वही हुआ जिसका डर था। इस ओवरऑल गेम फ्लड में फ्लैपी बर्ड कहीं पर बह कर रह गया। सिंपली कहूं तो इनिशियली अगर आप उस पर नजर डालते तो आप कहते ये गेम तो फ्लॉप हो गया। और जैसे जैसे महीने बीतते गए वैसे वैसे लोग उस गेम को और भी ज्यादा भूलते गए, मानो जैसे फ्लैपी बर्ड गेम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। एंड नॉट जस्ट दिस, इस गेम के फ्लॉप होने के साथ साथ इस गेम के साथ जुड़ी हुई डोंग की सारी उम्मीदें भी गायब हो गई थी। इनफैक्ट 5-6 महीने बीतने के बाद डोंग ने खुद अपने इस गेम को भुला दिया था। पर इसके बाद एक दिन अचानक से ट्विटर पर एक रैंडम इंसान ने फ्लैपी बर्ड पर शब्दों का रिव्यू किया। अब ट्विटर के इस रिव्यू को कितने लोगों ने देखा और इस पर क्या रिएक्शन दिया, ये तो आज भी कोई नहीं जानता। पर उसके बाद पता नहीं क्या चेन रिएक्शन ट्रिगर हुआ कि जो गेम ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में दिखाई भी नहीं देता था, वो इस एक ट्वीट के बाद रातों रात टॉप 100 पर आ गया, वहां से टॉप 50 और फिर टॉप 50 से फर्स्ट पर आ गया। एंड विद दिस गेम को 5 स्टार रिव्यूज भी मिलने लगे, यानी लोगों को ये गेम खेलने में मजा आ रहा था। नाउ सी, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, गेम सिंपल था, उसे सीखना सिंपल था, पर उसको मास्टर करना उतना ही हार्ड था। तो जब मास्टर करना डिफिकल्ट था तो मे बी यू मे आस्क, उस गेम को इतना ज्यादा सक्सेस क्यों मिला? वेल, जवाब आसान है। इस गेम का स्ट्रक्चर, या लोगों को करना क्या था, बस एक छोटे से बर्ड को 2 पाइप्स के बीच से निकालना है और अपने स्कोर्स को बढ़ाना है। बस प्लेयर्स को इतना ही करना था। लेकिन यू नो व्हाट, यही सिंपल सी बात दिक्कत बनी जब लोगों के माइंड में ये चलने लगा कि अगर गेम इतना सिंपल है तो अपना स्कोर क्यों नहीं बढ़ा पा रहे। सो उन्होंने क्या किया, अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए सबने इस गेम को कंटिन्यूअसली खेलना शुरू कर दिया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, व्हिच इनडायरेक्टली मींस कि धीरे धीरे लोग इस गेम से एडिक्टेड होने लग गए। और अगर इसी सेम कॉन्सेप्ट को दूसरे गेम के साथ कंपेयर किया जाए तो आप सबवे सर्फर ले लो या टेंपल रन ले लो, इन गेम्स में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। बस भागते जाओ और स्कोर बढ़ाते जाओ और मुफ्त में सेल्फ वैलिडेशन पाओ। फ्लैपी बर्ड गेम में भी तो यही हुआ। लोगों को गेम पसंद आया, लोगों ने उसे ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड किया, जिसने बस इस गेम की एक हाइप सी बना दी। ये हाइप इस हद तक बढ़ी कि डोंग रोजाना के $50,000 तक कमाने लग गया।
यानी आज के हिसाब से 40 लाख रुपए। पर वो कहते हैं ना, सक्सेस के साथ इंटरनली ग्रो होना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसके साथ अक्सर बहुत सारी नेगेटिविटीज भी अकंपनी करती है। सो यहाँ पर यही हुआ, जैसे जैसे गेम को सक्सेस मिलते गया वैसे ही पैरेलली इसे क्रिटिसिज्म भी मिल रहा था। लोगों ने फ्लैपी बर्ड को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, मानो जैसे सब लोग मिलके गेम को उसके बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हो। और एक टाइम आया जिसके बाद आप जहां पर भी देखो, कोई भी रिव्यू पढ़ो या ट्वीट्स पढ़ो, सब जगह बस एक ही वर्ड सामने आ रहा था, एडिक्शन। फ्लैपी बर्ड इज इक्वल टू एडिक्शन। और जैसे ये एडिक्शन वर्ड लोगों के सामने आया और आता गया, जिसे इस गेम के बारे में नहीं पता था वो भी इस गेम की तरफ अट्रैक्ट होने लगा और उसने भी इसे डाउनलोड किया। और देखते ही देखते एडिक्शन इतना बढ़ने लग गया कि यहां से फ्लैपी बर्ड का डाउनफॉल शुरू हो गया। टॉप स्कोर को क्रैक करने की वजह से लोग एडिक्शन के साथ फ्रस्ट्रेशन भी फेस करने लग गए। ऐसे रिव्यूज आने लग गए जहां पर लोग कह रहे थे, द मोस्ट अनोइंग गेम येट आई कैन स्टॉप एंड इट्स स्लोली कंज्यूमिंग माय लाइफ। सबके सामने बस एक ही सवाल था, क्यों इस साधारण सी दिखाई देने वाली गेम की तरफ सभी लोग एडिक्ट हो रहे हैं? वेल, इसका जवाब तो आप और मुझे भी पता है, गेम डेवलपर की वजह से। गेम डेवलपर्स इसमें कुछ ऐसे वैल्यूज ऐड करते हैं जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी लोग इसे खेलने पर मजबूर होते रहे। एग्जाम्पल के लिए पबजी को ही ले लो। जैसे ही हम गेम इंस्टॉल करते हैं तब हमारे सामने एक इंसान खड़ा होता है जिसके पास ना कपड़े होते हैं और ना ही कोई वेपन। और अब वो मिलेगा कैसे? तो कई सारे लेवल्स को क्रॉस करो, जैसे जैसे एक एक लेवल अनलॉक होते जाएगा वैसे ही उस प्लेयर के कार्ट में चीजें ऐड होती जाएगी। और फिर इन सभी चीजों को यूज करके हम गेम में फ्लॉन्ट करते हैं, वैलिडेशन पाते हैं। इसके मदद से हर एक प्लेयर का गेमिंग स्टैंडर्ड या गेमिंग स्टेटस डिसाइड होता है। मतलब इन गेम्स के डिजाइन ही जानबूझकर ऐसे बनाए जाते हैं कि लोग रुके ना और खेलते ही जाए। अब सबवे सर्फर और टेंपल रन में लोग फ्लॉन्ट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली टॉप स्कोर्स की मदद से। और फ्लैपी बर्ड में भी तो यही था। पर नाउ कम्स हियर एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। लोगों के कमेंट्स और रिव्यूज पर अगर नजर डालते तो वे डोंग गुयेन के सेल्फ एश्योरेंस को सेल्फ डाउट में कन्वर्ट कर रहे थे। और अब जहां पर डोंग ऑलरेडी सेल्फ डाउट में गिरते जा रहा था, वहीं उसके सेल्फ डाउट को और भी बढ़ा दिया गया लोगों के चीटिंग वाले एलिगेशंस ने। लोगों ने डोंग को निंटेंडो के गेम को कॉपी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और इससे मानो नेगेटिविटी और बढ़ गई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना सब उतल फुतल देखते देखते, महसूस करते करते डोंग को इससे राहत पाने का बस सिर्फ एक ही तरीका नजर आ रहा था, गेम को डिलीट करने का। लेकिन यह स्टेप भी उसके लिए गलत साबित हुआ। इस ट्वीट के रिलीज होते ही अगले 22 घंटों में 10 मिलियन लोगों ने इस गेम को और डाउनलोड कर लिया। मतलब जो मैस क्रिएट हुआ उसमें और 10 मिलियन लोग ऐड हो गए। और ये डोंग कतई नहीं चाहता था। और इसीलिए सिचुएशन को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिशों के बाद डोंग कहीं ना कहीं ये समझ गया कि वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है। और फिर क्या था, जो उसने कहा था उसने कर दिया। उसने फाइनली उस गेम को ही डिलीट कर दिया। जैसे एक रात में फ्लैपी बर्ड फेमस हुआ था, वैसे ही बस एक क्लिक के साथ उसकी और गुयेन दोनों की कहानी मानो खत्म हो गई। वेल, अब अगर इस स्टोरी को एनालाइज किया जाए तो इसमें से बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स निकलते हैं। सबसे पहली बात तो हम सब ये सोचते हैं कि फेम बहुत ही आसानी से मिल जाता है या फेम के साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। तो वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको फेम मिलता है तो उसके साथ आपके इंटरनल स्ट्रेंथ्स जो बोल सकते हो वो भी उसी लेवल पर डेवलप होना चाहिए ताकि आप उस फेम को हैंडल भी कर सको। और आई थिंक काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ था। कम समय में जो सक्सेस मिल जाता है वो अक्सर सस्टेनेबल नहीं होता है। इन दिस केस डोंग ने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि ही रियलाइज्ड द प्रॉब्लम एंड ही एक्चुअली सॉल्व्ड इट, इवन दो कई मायनों में इससे उसका खुद का भी नुकसान हुआ। एंड अनदर थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस इज कि गेम्स वाकई में बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव हो सकते हैं। और सिर्फ गेम्स ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट, जंक फूड और वो सारी चीजें। इसके लिए मैंने साइंस चैनल पर एक वीडियो बनाया है बाय द नेम ऑफ सुपर स्टिमुलस। वो वीडियो देखने के लिए आप YouTube सर्च पर गेट सेट फ्लाई साइंस सुपर स्टिमुलस सर्च कर सकते हो। उसमें बेसिकली यही बताया कि हमारी जो न्यूरोसाइकोलॉजी है वो पुराने जमाने के हिसाब से बनी है और उसे आजकल की कंपनीज और टेक्नोलॉजीज किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है और हमें अपने वश में, अपने कंट्रोल में रख रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बस हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हमारा हैप्पीनेस डिक्लाइन हो रहा है। You should definitely check that video out so that you can direct your life in a better way. और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले इंटेलिलेंस के कंप्यूटर ग्लासेस चेकआउट करना मत भूलना।
Link is in the description. Start protecting your eyes today. See you next time, friends. Till then, as always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind!